नमस्कार साथियों, प्यारे साथियों। भाग फर्स्ट में आपके बाल विकास के लगभग 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप रीड क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं साथियों, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा। आप किसी भी तरह की गाइड से पढ़ रहे हैं, आपको विस्तार से पढ़ना होगा। फिर आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालेंगे तो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहता है साथियों, अगर आप रीड क्लियर करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का पहले एनालिसिस कर लें। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले थ्योरी जरूर पढ़ें। यानी जैसे आप अधिगम पढ़ रहे हैं, प्रेरणा पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, अभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़े, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव जरूर देखें और आपकी टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो 30 प्रश्नों का रहने वाला है। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं साथियों। और यहाँ पे पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? अभिगामी उपागम है, कंप्यूटर सहाय्य उपागम है, शिक्षण मशीन उपागम है, या ये सभी है? तो यहाँ पर आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? तो यहाँ पर जो आत्म अनुदेशन उपागम है साथियों, वो आपका बी ऑप्शन रहेगा। कंप्यूटर सहाय्य उपागम ही आत्म अनुदेशन उपागम कहलाता है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है? यानी आप अधिगम की कोई भी एक प्रक्रिया अपना रहे हैं तो उसमें से कौन सी विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी? तो यहाँ पर है व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता में असमर्थता, अर्जन में कमी, या ये सभी? कौन सी विशेषता साथियों रहेगी? तो व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना कहलाता है। तो आपका ए ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही बैठेगा साथियों, तीसरे सवाल को देखते हैं। संबद्धता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है, यानी किसने दिया है साथियों? तो शुरुआत करते देखो, पियाजे ने दिया है, थार्डेक ने दिया है, पावलाव ने दिया है, या स्किनर ने दिया है? तो संबंधवाद का जो सिद्धांत है ना साथियों, वो थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसे हम प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, और इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे से संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा सवाल है, दंड और पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु आवश्यक होता है? यानी हम बालक को दंड देते हैं या पुरस्कार देते हैं तो बालक की कौन सी प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है? तो यहाँ पर सामाजिक गत्यात्मकता, सामाजिकरण में, समाज में प्रत्यकरण में, या ये सभी? किस में वृद्धि हो जाती है साथियों? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपके सामाजिकरण के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा वृद्धि होने की सहायक रहते हैं। पांचवा सवाल है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है वो निम्न में से किसका परिणाम होती है? यानी बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है वो किसका परिणाम होती है? आयु का परिणाम होते हैं, लैंगिक विवेकता का परिणाम होती है, अनुभाविक पृष्ठभूमि का होती है, या प्रदत्त अवसरों के होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब रहेगा साथियों, बिल्कुल आपका सी रहेगा, अनुभाविक पृष्ठभूमि का। ठीक, यही रुचियों के आधार का व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और अनुभाविक पृष्ठभूमि का इसका क्या होता है? परिणाम रहता है साथियों, सवाल अगले की तरफ चलते हैं और हमारा छठा सवाल है साथियों। आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? माध्यमिक स्तर का मतलब होता है कक्षा 9 से 10 तक। वहां पर सबसे ज्यादा किस पैटर्न पे जोर दिया जाता है? दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, या उपरोक्त सभी पर? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा साथियों। इन तीनों ही चीजों पे क्या है, वर्तमान समय में ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। हम अगले सवाल की देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं? अभिवर्तियों में, प्रलोभन में, रुचियों में, प्रेरकों में? यानी किस ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आंतरिक रूप से हम जल्दी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका, जो बिल्कुल राइट जवाब रहेगा वो प्रलोभन। इसके द्वारा हम शीघ्रता से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे साथियों। अगला सवाल आठवां है। आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, छात्र प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करें, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, भाषा वाचन और लेखन का साथ साथ अभ्यास करें, या भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें? तो यहाँ पर साथियों कौन सा रहेगा? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का वो क्या करेगा, ज्ञान होगा। अगर आप लिखित शिक्षण में ज़्यादा ध्यान देंगे तो भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का क्या करेंगे, वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नवा सवाल है साथियों, देखो यहाँ पर जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालक में क्या करता है, सामूहिक खेलों के प्रति सामान्यीकरण क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ ये है कि
अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करना, अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, अन्य कार्यों को दोहराता है जिससे अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सामान्यीकरण जो उत्पन्न होता है इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी रहेगा साथियों। उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे हैं, यानी दूसरे बालकों को देख कर क्या करता है वो अपने कार्य में क्या करता है थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है, आपकी कार्य प्रणाली में। तो इसका सी ऑप्शन है साथियों, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हमारे 10वें सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का जो झुकाव है वो निम्न में से किस ओर होना चाहिए? यानी प्राइमरी लेवल पर जो पाठ्यक्रम होते हैं उसका झुकाव किस ओर होना चाहिए? तो यहाँ पर विषय वस्तु की ओर होना चाहिए, संपूर्ण विषयों का समाधिकरण चेष्टा की ओर होना चाहिए, समाज में होने वाले क्रियाओं के प्रति विकास की ओर होना चाहिए, या बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन है बिल्कुल, कि बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। आपका इसमें डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा बालक में विकास हुआ है यानी हुआ, उसका निर्धारण हम कर सकते हैं? बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबाव के द्वारा जिन पर शिक्षक कोई नियंत्रण नहीं होता है, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबाव के द्वारा जो विद्यालय के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो बालक के विकास का निर्धारण है किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है साथियों। बालक की जो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा हम उसे निर्धारण कर सकते हैं। साथियों 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें खेल कूद संबंधी रुचि का विकास सबसे ज़्यादा होता है? प्राथमिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, प्राथमिक किशोरावस्था, या अंतिम किशोरावस्था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों बी, पूर्व किशोर अवस्था के अंदर ही खेलकूद संबंधी रुचियों का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा आपके रहता है। तो यहाँ पर हमारा 13वां सवाल है साथियों। यहाँ पर 13वें सवाल की बात करेंगे। किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ होता है? यानी जो सामाजिक नेतृत्व का जो गुण पाया जाता है किशोरों में उसका संबंध किसके साथ रहता है? मानसिक शक्तियों के साथ, शारीरिक संगठन के साथ, स्कूल की उपलब्धियों के साथ, अन्य लिंग सदस्यों की मित्रता के साथ। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा साथियों बिल्कुल बी रहेगा, शारीरिक संगठन के साथ उसका सबसे ज़्यादा संबंध इसमें रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा 14वां सवाल है साथियों। एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ, एक बालक है बड़े होने के साथ साथ क्या करेगा, जो रुचि संबंधी जो प्रवृत्तियाँ है अनेक रूपों में विकसित होने लगती है, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती है किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन है वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं, या संख्यात्मक और गुणात्मक रूप से परिवर्तन बनी रहती है। यानी रुचि संबंधी जो प्रवृत्तियाँ है ना साथियों वो किसमें बेस्ट रहती है? तो आपका जो बी ऑप्शन है ना, निश्चित रूप से विकसित होने लग जाती है। यानी जैसे बालक बड़ा होगा उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ ना वो निश्चित रूप से क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, यानी धीरे धीरे ज़्यादा होती जाएगी। अगला सवाल है, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास का उत्तम ढंग कौन सा है? यानी पाठन कौशल संबंधी विकास का उत्तम ढंग कौन सा है? उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, या उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो पाठन कौशल संबंधी विकास का बिल्कुल जैसे सही उत्तम साधन जो रहेगा साथियों बिल्कुल डी ऑप्शन रहेगा। उसके प्रेरकों का क्या करेंगे, मार्गांतरीकरण हम करेंगे तभी पाठन कौशल संबंधी विकास उसमें सबसे अच्छी ढंग से होना लगेगा। 16वां सवाल है, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ कौन सी है? सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ है समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्व प्राप्त होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, या आयु पूर्व परिपक्व होने वाले लड़की में। तो सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई कौन सी रहेगी साथियों? तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा कि आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में ये सामाजिक समायोजन की कठिनाई पाई जाएगी। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे दो सवाल है हम यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। लिखा है कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान
की जा सकती है। जो मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक है उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? संवेदनशीलता के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर या अनुशासनहीनता के आधार पर। हम पिछड़े बालकों की जो पता है वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर अनुशासनहीनता के आधार पर हम क्या करेंगे, उनकी पहचान कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रतिभावान जो बालक होते हैं उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? जो प्रतिभावान बालक होते हैं ना उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बुद्धि परीक्षा के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के लिए तो डी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, बुद्धि के द्वारा, अभिरुचि के द्वारा या उपलब्धि के द्वारा। तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपके राइट रहेंगे। अब यहाँ पर साथियों एक परिभाषा है पिछड़े बालकों को लेकर, एक परिभाषा है, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। लिखा है, पिछड़ा बालक वे हैं जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा से नीचे का है करने में क्या करता है, वो असमर्थ रहता है। यानी सपोज करो 5वीं कक्षा का बच्चा है और 4थी कक्षा का जो आपका पाठ है, कक्षा कार्य है, उसे करने में क्या करता है, वो असमर्थ रहता है। ये कथन किसका है? जीन पियाजे का है, बर्ट का है, स्किनर का है या कोहलबर्ग का? यहाँ पे लोहलबर्ग लिखा है, कोहलबर्ग का है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, बर्ट ने ये कहा है। ठीक है, ये कथन किसका है? बर्ट का है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा सवाल, निम्न में से एक पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या क्या है? जो बालक पिछड़ा है उसकी प्रमुख समस्या यहाँ पर कौन सी रहने वाली है? स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्या आपकी तीनों ही रहेगी साथियों। स्कूल संबंधी भी होती है, संवेगात्मक संबंधी भी होती है, सामाजिक समस्या। तो भी बालक क्या करता है, पिछड़ा रहता है, यानी उसमें सभी तरह की ये समस्याएं रहती है। अगला है कि सृजनशील बालकों की जो बुद्धि होती है ना उसका स्वरूप कैसा होता है? तो यहाँ पर जो सृजनशील बालक है ना उसकी बुद्धि का जो स्वरूप कैसा होता है? निम्न स्तर का होता है, प्रखर स्तर का होता है, न निम्न और नहीं प्रखर रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनका जो बुद्धि का स्वरूप है ना, न तो निम्न होता है, नहीं क्या होता है, प्रखर होता है, तो मीडियम साइज का रहता है। तो इसका ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल ऐसा है, तो 22वें सवाल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 22वें सवाल में लिखा है कि विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? यानी विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का कारण कौन सा नहीं है? तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण नहीं होना या पारिवारिक सहयोग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा, इसका कोई भी यहाँ पर असफलता का कारण ये नहीं रहता है। बाकी तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी या बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण, ये इसमें बिल्कुल ऑप्शन रहेगा साथियों। तो सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमारा 23वां सवाल है। यहाँ पे सवाल हमारा लिखा है, बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन कौन सा है? तो बालकों को शक्ति का प्रयोग करने के लिए हम जो उचित देते हैं वो कौन सा रहेगा? समस्या समाधान, तर्क, वाद विवाद या यह सभी। तो बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के लिए आपका उपयुक्त चिंतन रहेगा, ये पहला भी रहेगा, दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा, यानी डी बिल्कुल उपयुक्त सभी रहेगा। 24वां सवाल है। तो 24वें सवाल में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये लिखा है, वे शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता या अनुभव। तो वे शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो वो आपका परिपक्वता होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है साथियों। 25वें सवाल की बात करते हैं साथियों। तो 25वें सवाल में हमारे यहाँ लिखा है, अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ होता है उत्साह में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, उचित मार्गदर्शन या ये सभी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो यहाँ पर अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला जो लाभ होता है वो होता है उत्साह में वृद्धि। तो आपका ए ऑप्शन है उसमें बिल्कुल आपके राइट रहेगा। हमारा 26वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है, यहाँ पे देखिए 26वां सवाल, प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है। प्रेरणा के लिए कौन से स्रोत आवश्यक है? ठीक है, आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन या सभी। तो प्रेरणा के लिए आवश्यक स्रोत आपके ये तीनों ही ऑप्शन रहने वाले, आवश्यकता भी होती है, चालक भी होता है, उद्दीपन भी होता है। तो आपका ये सभी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 27वां सवाल है, प्राय छात्र और छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? मूल प्रक्रियात्मक गुणों का, सांस्कृतिक प्रभावों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का या जैविक कारकों का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा साथियों? तो यहाँ पर जो 27वें का जो राइट आंसर रहेगा आपका साथियों बी ऑप्शन रहेगा, सांस्कृतिक प्रभाव का। यानी रुचियों में जो अंतर होता है ना वो सांस्कृतिक प्रभावों का कारण यहाँ पर रहता है। अगला सवाल है, यहाँ पर 28वां सवाल है साथियों, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? ठीक है,
उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो आप इसमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल रहेगा कि उसे विद्यालय के बाद में थोड़ा सा रोक कर कार्य समाप्त करने का हम आदेश दे सकते हैं। ये थोड़ा सा न्यूनतम प्रभावी ढंग होगा। तो बिल्कुल हम ये भी नहीं कह सकते कि रुकना ही होगा, लेकिन न्यूनतम की बात पूछिए तो आपका ये न्यूनतम रहेगा। 29वां सवाल है, कक्षा कक्ष के शिक्षण का परिणाम निम्न में से कैसा होना चाहिए? यानी कक्षा कक्ष में शिक्षण का जो परिणाम है ना वो कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना या खेल कूद में भाग लेने की योग्यता का विकास होना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। तीसवा हमारा जो आज का अंतिम सवाल है साथियों, यहाँ पे तीसरा सवाल है, बालक में सामाजिक भावना के प्रति जो विकास है वो जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, असहमत है या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए क्या लिखा है, बालक में जो सामाजिक भावना है ना उसके प्रति जो विकास है ना वो क्या होता है? जन्मजात होता है। तो आप इससे क्या रहेंगे? ठीक है, तो आप इससे क्या रहेंगे? असहमत रहेंगे। तो आज की वीडियो में ये मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल थे साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस तरीके कक्षाएं आपके निरंतर आती रहेगी। ये एक अच्छा मॉडल पेपर था साथियों। आप 30 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं तो आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आप खुद भी एनालिसिस करके आप कितने सवाल सही हो रहे हैं। वीडियो का थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, प्रश्न पत्र जो था उसका थोड़ा सा लेवल उच्च था ताकि आपको थोड़ा सा देख सकें आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू।